हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और कॉमन सी बात है, आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करना मेरा काम है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि जो डाउट मैं इस कमेंट बॉक्स में से आप लोगों को उठा रहा हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा, वो हो सकता है डाउट आपका भी हो। तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहला डाउट जो भाई ने कमेंट किया है कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट अलग अलग होने चाहिए या एक ही चलेगा। एक चीज़ याद रखो, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पहले मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ यहाँ यूपी में। वैसे बिहार में जो झा होते हैं वो जनरल में भी आते हैं और भी जगह पर हैं, लेकिन यूपी में मैं ओबीसी में हूँ। तो मैंने अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाया था और स्टेट का भी लेके गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चेक हुआ था। ओबीसी का जो मेरा स्टेट लेवल का था वो चेक नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये भी था, हमेशा याद रखो, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को बनवाना पड़ता है जो जर्नल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जर्नल में हैं तो भाई कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे भी अनरिजर्व में रखा गया है। लेकिन अगर जनरल के अलावा किसी कैटेगरी में आप हो तो कॉमन सी बात है, आप लोगों को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, आप चाहे भले ही आप एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हो। अगली चीज़ कि इनकम सर्टिफिकेट कब का लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ठीक पहले किसी भी डेट का बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ठीक 11-12 दिन पहले के ही लगाए थे, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट दोनों। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू उन लोगों के लिए जिन लोगों का 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उनमें से कई सारे लोगों का डाउट ये है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई और लैंग्वेज भरी है और मैं एग्ज़ाम किसी और लैंग्वेज में देना चाहता हूँ। तो क्यों इतना टेंशन लेना है इस चीज़ पे यार। मैं तो शुरुआत से आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम देते टाइम भी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। आप लोगों को जो स्क्रीन होगी, जब आप उसमें देखोगे आपको लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज में जिस क्वेश्चन का आंसर देना है आप उस लैंग्वेज में दे सकते हो। सपोज़ आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी लैंग्वेज चेंज करके उसे इंग्लिश में देख सकते हो। सो जिन लोगों ने कोई भी लैंग्वेज भरी हो, किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हो। और आपको पता करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपके एग्ज़ाम में है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई का कि 10 जनवरी को जो एनटीपीसी और पटवारी राजस्थान का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या वो साथ में ही होंगे या रेलवे की तरफ से कुछ और कार्रवाई होगी। देखो पहली चीज़ कि जो आरआरबी का एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम है और जो पटवारी का एग्ज़ाम हो रहा है वो राजस्थान सरकार की ओर से है। सो देखो रेलवे इस चीज़ के लिए कोई बाध्य नहीं है कि अगर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम चल रहा है तो रेलवे अपने एग्ज़ाम की डेट को चेंज करे। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो आरआरबी का एग्ज़ाम है वो जिस डेट पर दिया है उसी डेट में होगा। हाँ, बाकी आगे राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम खिसक जाए या कुछ भी और हो जाए, ये देखो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर होकर कह रहा हूँ कि रेलवे का एग्ज़ाम जिस तारीख को दिया उसी तारीख को होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होती हैं आरआरबी एनटीपीसी में या फिर रेलवे में, कैसी भी हो। तो देखो ये जान लो कि भाई रेलवे में लड़कियों के लिए अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। सबसे पहले जितनी भी क्लैरिकल जॉब है सारी की सारी बढ़िया हैं, चाहे वो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की हो, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की हो या कुछ भी हो। जितनी भी अकाउंटेंट जॉब होती हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट की जो जॉब होती हैं, वो सारी की सारी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा देखो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, जैसे आप ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पर हो, पॉइंट्समैन की पोस्ट पर हो। देखो लोको पायलट और गार्ड की पोस्ट में लड़कियों को दिक्कत इसलिए होती है, पहली चीज़ की रनिंग की पोस्ट है और दूसरी चीज़ सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि भाई चलो ड्राइवर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट के रूप में लड़की रह सकती है, लेकिन गार्ड के रूप में अगर लड़की हो तो लड़की को बिल्कुल अकेले रहना होता है ब्रेक पर। तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो सुरक्षा के मामले में ये नौकरी सही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे रूट पर हैं जहाँ पर ट्रैफिक अच्छा खासा होता है, स्टेशन अच्छे खासे हैं, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर चल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रुप डी में लड़कियों की पोस्टिंग को, तो देखो ग्रुप डी में आप जानते हो लेबर की तरह वर्क होता है और जितना भी वर्क है सारा मोस्टली जो वर्क है वो फिजिकली वर्क होता है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात सही है कि भाई देखो इस चीज़ को मैं कोई बुरा मत मानना, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को जो फिजिकली वर्क होता है, जैसे कि वेट उठाना, ले जाना, दूर तक चलना फिरना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अच्छी नहीं है पोस्ट। अकाउंटेंट में ये है कि लड़कियाँ अपनी सुविधा के हिसाब से डे बाई डे, यानी कि पर डे आप सिर्फ डे ड्यूटी में रहकर अपनी जॉब कर सकते हो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। खैर कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो गार्ड बनकर भी जॉब कर रही हैं, लोको पायलट बनकर भी कर रही हैं, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि देखो पहले तो डूबते को तिनके का सहारा, जो मिले वो जॉब ले लो।
लेकिन कोशिश ये करो कि क्लर्क की पोस्ट मिले, वो ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर है और क्लर्क वगैरह होते हैं जो आप लोगों को टिकट देते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, ये सारी की सारी पोस्ट हैं लड़कियों के लिए काफ़ी। अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने रेलवे में एनटीपीसी का जो फॉर्म है उसमें गलती से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल कर दी है, जबकि ये ओबीसी में है। इनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो क्या इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी। देखो, आप रेलवे को किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ छुपाते हो तो कॉमन सी बात है, रेलवे उसे आगे चल के कभी ना कभी उखाड़ तो लेगा ही। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं ये रेलवे के चोंचले बहुत झेल चुका हूँ। देखो, सीधा सा लॉजिक है, आपने ईडब्ल्यूएस भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले तक जितने भी चरण होंगे उन सब में आपको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बेस पर आप पर प्रोसेस की जाएगी। यानी आपके जो मार्क्स होंगे वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से लिए जाएंगे, क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस भरी है ना आपने। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक एफिडेविट लेके जाना है, जिसमें आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आपके द्वारा ये चीज़ गलती से भरी गई है और अब आपको ओबीसी कैटेगरी में आपका चयन किया जाए, प्रोसेस की जाए और बदले में आप लोगों को अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा ओबीसी का। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सेफ रहोगे। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना, एफिडेविट लगाना और सेंट्रल का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना। और अगर मान लो इस दौरान वेबसाइट करेक्शन के लिए खुलती है तो भाई करेक्शन करके भी चेंज करा सकते हो, वो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगला कमेंट है कि ये कोविड-19 का जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये क्या है, एडमिट कार्ड के साथ मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना होगा, क्या होगा? देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है इसके बारे में अभी मैंने ठीक तरह से नहीं देखा है, ना ही अभी कहीं चेक किया है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, कोविड-19 के लिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जहाँ तक है आपको आरआरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। हो सकता है आपके एडमिट कार्ड के साथ, या फिर हो सकता है कि उससे पहले। और अगर आपको कहीं भी ना मिले तब भी आप इसे आराम से किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर प्रिंट करा सकते हैं, जिसमें आपको खुद से वेरीफाई करना है कि आपको कोविड-19 या आप किसी भी तरह से कोविड से पॉजिटिव नहीं हैं। अगर आप हैं तब भी आपको यही चीज़ को सत्यापित करना होगा। सो ये कोई अलग से ऐसा फॉर्म नहीं है कि जो बड़ा सा कोई फॉर्म हो जो आपको निकालना हो कहीं से। आप लोगों को सिर्फ सेल्फ डिक्लेयर करना है बस, और कुछ नहीं। और हाँ, ये आपको लेके भी सेंटर पर ज़रूर जाना होगा, कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन में भाई ने ये पूछा है कि जो बुक का न्यू एडिशन है उसके बारे में बताने के लिए। देखो, मैं पहले भी कमेंट किया है लेकिन मैं नहीं रिप्लाई दे पाया था। कई लोगों ने पूछा है जीनियस की बुक के बारे में। देखो, जीनियस की बुक का जो प्रीवियस एडिशन था वो 2013 का था और जो लेटेस्ट है वो 2019 का है। सो इस पर लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसमें गलत है कुछ क्वेश्चन। कॉमन सी बात है यार, ऐसी कोई बुक नहीं है भाई जिसमें एक आध दो क्वेश्चन गलत ना रहते हों। मैं मानता हूँ इस बुक में गलत है, लेकिन इसका जो लेवल है वो आपके प्रेजेंट टाइम के एग्जाम के लेवल का है। बाकी देखो, अगर आप समझदार हो, आपको पता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसे सही कैसे करना है, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो।